वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में काफी सारे कमेंट करके जो है वीडियो के लिए बताया, और ये मेरी एक सबसे गुजारिश रहेगी कि हमेशा आप लोग इस तरीके से बताते रहें ताकि हमको भी बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती रहे काम करने की, राइट। तो आप ऐसे ही अपने कमेंट्स को बताते रहें, हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बाकी आज हमारी 22 अगस्त की डेट आ गई है, तो हम लोग अब देख लेते हैं। ये है आपके नंबर्स जिससे आप आराम से कॉल करके सारे पीडीएफ को ले सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आप ज्वाइन करके सारी नोटिफिकेशंस को ले सकते हो। और आज के हमारे आर्टिकल्स क्या क्या है, सबसे पहला है फ्लड वॉच ऐप, ओडीओपी वॉल, समुद्र मोबाइल ऐप, मिट्टी बनाना या मैटी केला, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ए हेल्प प्रोग्राम। मैं एक बात बता दूं आपको, ये 6 के 6 आर्टिकल्स आपके किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे? प्रीलिम्स के लिए। ये 6 के 6 आर्टिकल्स आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इनका रेलेवेंस बहुत कम है। तो आप सभी लोग जो भी इन आर्टिकल्स को पढ़ोगे वो सारे मेंस के रिस्पेक्ट में दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग हमारे आर्टिकल्स को बेसिकली। तो देखिए, सबसे पहला आर्टिकल है फ्लड वॉच ऐप के ऊपर, जो कि हमें ये बताएगी कि फ्लड की सिचुएशन कहाँ पे हो रही है, फ्लड के फोरकास्ट को बताने के लिए है, ठीक है। फ्लड वॉच की ऐप, फ्लड वॉच को देखने के लिए ये हमारे जो सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन है खुशविंदर वोहरा, उन्होंने इसको लॉन्च किया फ्लड वॉच के नाम से, जिसमें आप मोबाइल फोन्स की हेल्प से 7 दिनों तक का रियल टाइम बेसिस पे डेटा पब्लिक के पास रख सकते हो। 2 लैंग्वेजेस में आएगा, इंग्लिश और हिंदी में। सीधी सी बात याद होगी आपको। किसने लॉन्च किया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लड वॉच से ये तो समझ में आ गया कि फ्लड पे नजर रखने के लिए है, पर लॉन्च किसने किया है? सेंट्रल वाटर कमीशन, ये ज्यादा जरूरी है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं कि आप इससे पूरी तरीके से वास्तविक समय में बाढ़ की निगरानी रख सकते हो। एक मैप तैयार होगा 24 घंटे में, और 7 दिन पहले ही फ्लड एडवाइजरी दे दी जाएगी। स्टेट वाइज इसका पूरा एक मैप तैयार होगा। 24 घंटे का फोरकास्ट हमें यहाँ पर दिया जाएगा, और एडवांस टेक्नोलॉजीज की हेल्प से आप यहाँ पे पूरा यूटिलाइजेशन कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, पब्लिक के बेनिफिट्स बता सकते हो इसके, ठीक है भाई। अब बात करूं अगर मैं सेंट्रल वाटर कमीशन की, जो सेंट्रल वाटर कमीशन जिसको तैयार करी है, वो भाई पूरा काम देखती है, टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है वाटर के ऊपर। वाटर से जुड़े हुए जितने भी ऐप का काम होता है, पोर्टल का काम होता है, ये सारे काम ये सेंट्रल वाटर कमीशन करती है, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के अंडर जो आती है, उनके साथ जुड़ के सेंट्रल वाटर कमीशन टेक्निकल सारा काम देखती है, जिसका काम क्या होता है? सारा कुछ एक साथ इकट्ठा करना, कंसल्ट करना, कोऑर्डिनेट करना, यूटिलाइजेशन करना, कंजर्व करना, सारा का सारा काम देखती है पूरे इंडिया में पानी से जुड़ा हुआ, ठीक है। चाहे वो रिवर्स के ऊपर हो, चाहे किसी के भी साथ हो। इसके अंदर साथ में एक चेयरमैन होते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुराने सेक्रेटरी रहे भी होते हैं काफी सालों से। पूरा स्कीम्स का काम देखना, जैसे सरकार ने कोई गंगा रिवर के ऊपर बना दिया कुछ भी स्कीम का काम, तो वो भी साथ में बैठ करके देखती। तो मतलब एक तरीके से काफी बड़े लेवल पे वाटर से जुड़ा हुआ टेक्निकल काम सेंट्रल वाटर कमीशन देखती है, जिसने इस ऐप को डिजाइन किया, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगेन प्रीलिम्स के लिए ज्यादा जरूरी है, ओजीओपी वॉल। ओडीओपी का अर्थ होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट वाली, जो आपका बहुत पुराना मिशन चल ही रहा है, यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया था। तो ओडीओपी जो है, इसके ऊपर एक वॉल तैयार की गई है। और इसमें आपको मैं समझा दूं कि ओडीओपी एक्चुअली में क्या है, हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक एक प्रोडक्ट दिया जाएगा, जो कि हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय के अंडर काम करेगा, जिसका मेन काम होता है आत्मनिर्भरता, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, सेल्फ रिलायंट और बैलेंस प्रोग्राम बनाना,
पूरे ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स में हर जगह के ब्रांड्स को सिलेक्ट करना जो उस जगह की पहचान है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक प्रोडक्ट चुना जाएगा जो उसकी पहचान के रूप में काम करेगा। ठीक है, यूनिक प्रोडक्ट होगा, वो हर डिस्ट्रिक्ट से होगा, चाहे वो हैंडलूम्स हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, एग्रीकल्चर हो, जिनकी खुद की अपनी कोई पहचान हो। ठीक है, वो उस प्लेस की आइडेंटिटी के साथ जुड़ करके उसको एक बढ़ावा, उसको आगे एक मौका देगा। ठीक है, ये जापान का एक स्ट्रैटेजी है एक डिस्ट्रिक्ट को बढ़ाने की। इंडिया में इसको स्टार्ट कर दिया गया, पहले तो जो है इसको स्टार्ट किया गया था यूपी में, फिर उसके बाद आगे बढ़ाया गया। तो हमसे ये क्वेश्चन जो ये फर्स्ट लाइन है ना, ये प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट एक डायरेक्टली पूछी जा सकती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हैज बीन स्टार्टेड इन जापान, इसकी अवधारणा जापान में उत्पन्न हुई। तो ऐसा सवाल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है एग्जाम। और कुछ टाइम बाद इसको इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया, मैंने बताया ही है, इंडिया में यूपी ने किया, यूपी से देख करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। तो ये पूरा हमारे एक प्रोडक्ट को पहचान देने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, समग्र विकास की दृष्टि से संरेखित एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक है, इसमें साफ सीधी सी बात यह है कि आपको एक प्रोडक्ट से जुड़ी हुई एक स्पेशलाइजेशन मिलेगी। जैसे अगर आप मान लीजिए किसी भी एक रीजन में जाती हूँ, तो आपको उस रीजन की कोई ना कोई पहचान चाहिए होती है ना। जैसे आप उस रीजन में टूरिस्ट बन के गए, तो आपको उस रीजन की कोई पहचान मिल जाएगी। तो ओडीओपी जो है ना, पूरी तरीके से एक रीजन की पहचान के रूप में काम करता है। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट की पहचान बन जाएगी वो चीज कि भाई ये इस डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी पहचान है। तो पॉइंट बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। कल्चर हेरिटेज भी प्रिवेंशन हो जाती है इससे, एक कल्चर को भी बढ़ावा मिल जाता है इससे। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिल जाती है, विविधीकरण को भी एक प्रोत्साहन देखने को मिलता है, और हमें पता है कि भाई इस प्रोडक्ट की स्पेशलिटी क्या है। मार्केट में उसको अलग पहचान मिल जाती है, और उसको बढ़ावा देने के लिए भी हमारे पास काफी सारे फिर स्कीम्स आ जाती हैं, और उससे उससे जुड़ा हुआ हम लोगों के पास थोड़ा एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है, ब्रांड्स के साथ जुड़ने का मौका मिल जाता है। जैसे कोई मान लो गोल्ड का है कोई, या कोई लेदर का है, या कुछ इस तरीके का कुछ इनिशिएटिव है, वो एक एक जगह के साथ जुड़ करके, किसी और के साथ जुड़ करके उसको और बेटर बना सकता है। ठीक है, तो वैल्यू चेन भी यहाँ पर एनहांस हो जाती है। वैल्यू चेन का मतलब होता है मूल्य श्रृंखला में काफी वृद्धि हो जाती है, प्रोडक्ट्स के ऊपर वृद्धि हो जाती है, अपग्रेड हो जाते हैं, एनहांस हो जाते हैं प्रोडक्ट सारे। तो ये भी एक फायदा मिलता है इन सबसे। इम्पोर्टेंस यही है कि रूरल एरियाज में काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है, रूरल लोगों को पहचान मिलती है, उनके प्रोडक्ट्स को पहचान मिलती है, तो उनसे उनको आगे जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं रूरल पॉपुलेशन की, वो एक सुधारने में मिलती है। और इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी जो ग्रोथ होती है उसको बढ़ावा दिया जाता है, समावेशी ग्रोथ, राइट। समावेशी का मतलब हर एक को एक साथ लेकर के आगे बढ़ने वाली ग्रोथ के लिए। कल्चरल हेरिटेज की प्रिजर्वेशन हो जाती है, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, रीजनल डेवलपमेंट भी काफी अच्छी होने लगती है। रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, उनके बीच का जो गैप है वो खत्म होने लगता है। चैलेंजेस यही प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा इशू रहता है। डिले हो जाते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई मान लो फर्क हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम है। क्वालिटी कंट्रोल करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है तो क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। तो क्वालिटी कंट्रोल एक सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करता है। मार्केट एक्सेस सबको मिलना चाहिए, टेक्नोलॉजी में जो गैप है उसको कम हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन के भी इश्यूज काफी सारे रहते हैं, लेकिन ये है कि ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट पूरा किया जा सकता है। सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो अगर, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और यही इसके बारे में पूरा आपको मैंने बताया, आप इसको रीड कर सकते हो। फिर आती है भाई एक और ऐप, समुद्र मोबाइल ऐप। आप समझ गए होंगे, समुद्र का मतलब है यहाँ पर कि जितने भी फिशरी सेक्टर्स है उनके लिए स्टार्ट की गई है। समुद्र की हमारे पास एक फुल फॉर्म भी है, स्मार्ट एक्सेस टू मरीन यूजर्स फॉर ओशन डेटा रिसोर्सेज एंड एडवाइजरीज। डेटा संसाधनों और महासागर सलाहकार के लिए समुद्री उपयोगकर्ता तक स्मार्ट पहुंच लेकर के समुद्र ऐप आया है, जिसको बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आने वाला पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने इसको यहाँ पर बनाया है, समुद्र मोबाइल ऐप। ये ऐप जो है
ओशन से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को हमको, और फिशिंग कम्युनिटीज जो होंगी, जो यहाँ पर मछली पकड़ने वाले समुदाय हैं, उनको यहाँ पर सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। सारी अपडेट इंफॉर्मेशन, जैसे सुनामी आने वाली है या समुद्र की लहरें उठने वाली है, ऊंची लहरें हैं, तूफान आने वाला है, ये सब पहले ही अलर्ट बता दिया करेगी, ताकि वहां पे लोगों की जीवन और लोगों की संपत्ति का नुकसान कम से कम हो। तो सबसे ज्यादा फायदा इसको जो है वो मछली पकड़ने वाले जो समुदाय है, फिशिंग कम्युनिटी वाले, उनको सबसे ज्यादा होगा इस समुद्र ऐप का फायदा। इसके अंदर सारे मैप भी होंगे कि कहाँ कहाँ पे जो है किस किस जगह पे क्या प्रॉब्लम होने वाली है, पूरे मैप भी होंगे। और ओशन के बारे में सारी चीजें इंफॉर्म की जाएंगी उसके अंदर। तो ये पूरा एक मिशन के साथ हमारी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, पूरे प्लान्स बना करके। और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश हिंदी में होगा ये। अभी तो इंग्लिश में है, लेकिन आगे ये 8 और लैंग्वेजेस में होगा, जो वहां पे फिशिंग कम्युनिटीज बोलती हैं या वो पढ़ना लिखना जानती। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है, 1999 में बना था। हैदराबाद इंडिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ओशन बेस्ड एक्टिविटीज के ऊपर ये पूरी नजर रखते हैं, डिसीजन मेकिंग के में खूब सहायता करते हैं। ओशनोग्राफिक पैरामीटर्स, ये सब चीजों के बारे में जाना बताना, ये सब इनकी जिम्मेदारी होती है। ये इनका ईयर पूछा जा सकता है। सारी चीजों की इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं, डेटा भी कलेक्ट करते हैं और लोगों तक पहुंचाने का इनका काम है। क्लियर हो गया भाई। ऐसे ही अगला आता है मेटी केला। कन्याकुमारी का एक मेटी केला है जो अपनी सुगंध और शहद जैसे स्वाद के लिए जाना जाता है, जिसको अभी हाल फिलहाल में क्या दिया गया है, GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग पूछा जा सकता है। मेटी केला जो है वो कहाँ का है, कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, हमारा बिल्कुल लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। मेटी केला 6 तरीके के अलग अलग होते हैं, बेबी बनाना भी कहा जाता है इसको। और GI टैग मिलने की वजह से इसकी पॉपुलैरिटी कन्याकुमारी में काफी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है। बाकी इसकी बीज अन्य क्षेत्रों में भी उग गए और उनसे उपज भी प्राप्त हो जाए, लेकिन जो फलों में कन्याकुमारी में उगाए जाने वाले मेटी केला है, इसकी मीठी सुगंध और शहद जैसा स्वाद कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये एक तरीके से मेटी केला है, जो कि एक तरीके से ना मगरमच्छ के मुंह जैसा दिखता है। और कई बार इसे क्रोकोडल फिंगर केला के नाम से भी जाना जाता है। कई बार प्रकार के मेटी केला होते हैं, जैसे कि नल मेटी केला, कल मेटी केला, नई मेटी केला, कई सारे हैं, आप पढ़ सकते हो। नाल मेटी केला पीला और नारंगी रंग का होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है उसकी, शहद जैसा उसका टेस्ट आता है। काल मेटी केला गूदे में बनने वाला कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल की तरह होता है। नई मेटे में घी की सुगंध आती है। तो ये अलग अलग प्रकार के केले हैं जो वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई। वहीं मैं बात करूं जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की, तो GI टैग मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। GI टैग हमारा वाणिज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो प्रोवाइड करता है, 10 सालों के लिए रहता है, जो एक क्षेत्र की पहचान के रूप में काम करता है, जो कि किसी एग्रीकल्चर के आइटम को, वाइन को, ड्रिंक्स को, कुछ भी हस्तशिल्प को, उद्योग के पदार्थ को ये दिया जाता है। असल में 1999 में WTO ने शुरू किया था, और इंडिया ने इसको साइन करके 2004 में सबसे पहली बार दार्जिलिंग की चाय को दिया था। आपको पता है ना, चाय बहुत फेमस है दार्जिलिंग की, उसको सबसे पहली बार GI टैग दिया गया था। और भारत में आज का गिना करके सबसे ज्यादा GI टैग तमिलनाडु के पास में है। ठीक है। 10 सालों के लिए मिलता है, 10 सालों बाद अगर आपको फिर से करवाना है तो आप इसको रिन्यू करवाओगे दोबारा से। ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जैसी चीज होती है। अगला आता है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो है पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा है कि IVF की टेक्निक के लिए गोवा जो है वो फ्री ट्रीटमेंट दे रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। गोवा ने IVF के लिए जो एक पूरा सिस्टम है, क्योंकि IVF का अगर ट्रीटमेंट किसी भी कपल को करवाना है तो उनका खर्चा करीब 1 लाख से 3 लाख के बीच में आता है पर साइकिल में। बाकी डिपेंड करता है कि आप भाई कौन सा हॉस्पिटल ले रहे हो। तो इस चीज को बिल्कुल फ्री करने के लिए सबसे पहली स्टेट भारत में गोवा बनी है। गोवा ने इसको बिल्कुल फ्री कर दिया है। ठीक है। और आज के टाइम पे ये जो पूरा सिस्टम है काफी बड़ा भी है, भारत सरकार में ने इसको काफी इंक्रीज भी किया है, मतलब इसका जो टेक्निक्स है। भारत में बांझपन की जो समस्याएं हैं वो काफी है। 15% भारतीय जोड़े हैं जो कि बांझपन से ऐसे गुजर रहे हैं। करीब 2.5 करोड़ इंडियन कपल्स ऐसे हैं जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है।
बांझपन में योगदान देने वाले कारक है जैसे कि गतिहीन आपकी दिनचर्या है, तनाव है, मोटापा है, इस प्रकार की चीजें हैं। तो जो इस तरीके का जो बांझपन को खत्म करने का जो सिस्टम है वो आईवीएफ आया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो जो हर टाइप के जो कपल होते हैं वो इसको यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, और लोन लेंगे तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इन सब की वजह से जो है एक कवरेज भी मिलना चाहिए, तो उसी के लिए सरकार ने ये सिस्टम स्टार्ट करा है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती है कि इस पूरे ट्रीटमेंट में जो है ना खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, वित्तीय अनिश्चितताएं बहुत ज्यादा। ठीक है, और फिर अपने आप को जो है कपल बहुत ज्यादा ही जो है वो प्रॉब्लम में फिर फेस करने लग जाते हैं। तो गोवा ने ये एक मूव स्टार्ट करा है जो कि एक अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम की निशानी के रूप में देखने को मिल रहा है। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये एक ऐसी साइंस में एक ऐसा परिवर्तन लेकर के आया कि जिससे बांझपने से जो भी यहाँ पर गुजर रहे हैं जोड़े, उनको एक नई आशा के रूप में ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें जो है जो फीमेल के एग्स जो होते हैं उसको उनके शरीर से बाहर लेकर के और जो है नियंत्रित एक प्रयोगशाला होती है, वहां पर जो है स्पर्म को आउटसाइड बॉडी से लेकर के आके जो है उसमें एक प्लांट कर दिया जाता है वापस से फीमेल की बॉडी में एम्ब्रियो बना करके। ठीक है, तो इसका इसमें यही है कि पूरा एक समाधान मिल जाता है इसके अंदर। साथ ही साथ प्रजनन क्षमता जो होती है एक महिला की वो यहाँ पर वापस से करने की ठीक की जाती है, और प्री इम्प्लांटेशन आनुवांशिक निदान जो है वो ठीक हो जाता है, जिससे कई कई बार जो प्रॉब्लम्स एक महिलाओं में होती है वो आगे बच्चों में ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो ये है पूरा सिस्टम, आप इसका पिक्चर में भी देख सकते हो। इस तरीके से ओवरी को पहले स्टिमुलाइज किया जाता है, उसके बाद फिर स्पर्म की प्रिपेयर करके वो एग में स्पर्म को इंक्लूड कर दिया जाता है, जिससे फिर फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, और वापस से उसको फीमेल के यूटेरस में प्लेस कर दिया जाता है। तो दिस इज द पूरा होल प्रोसेस फॉर दिस। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा, ये अभी गोवा ने स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में बन सकता है। लास्ट आर्टिकल है हमारा ए हेल्प प्रोग्राम। ए हेल्प का मतलब क्या है, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के लिए विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट। आजादी का अमृत महोत्सव हमारा चल रहा है, इसी में हमारे जो पशुपालन के मंत्री हैं पुरुषोत्तम सिंह रूपाला, उन्होंने गुजरात में इसके साथ एक ये चीज सिस्टम को स्टार्ट करा है। इसके अंदर क्या किया जाएगा, पशुधन को जागृत अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें फार्मर्स और लाइफ स्टॉक डिजीजेस को जुड़ी हुई सारी चीजों को बताया जाएगा। ए हेल्थ प्रोग्राम वुमेन को भी यहाँ पर जो है वो इंक्लूड करेंगे, जिससे विमेन जो यहाँ पर पशुओं में डिजीज कंट्रोल करने की यहाँ पर सारी चीजें होती हैं उसके बारे में भी योगदान दे सकती है। तो ए हेल्थ प्रोग्राम कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, गुजरात, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। किसने स्टार्ट किया है ये पूछा जा सकता है। पशुधन जागृति अभियान दिमाग में रखिएगा, इसमें वर्कशॉप, अवेयरनेस कैंप्स, एनिमल हस्बेंड्री, अलग अलग जो है एक्सपर्ट के साथ, विशेषज्ञों के साथ हमारे यहाँ पर कोलैबोरेशन सहयोग किया गया है, ताकि और बेटर नॉलेज जो है हमारे पशुधन के लिए इकट्ठी की जा सके। ठीक है भाई, आप इसको रीड कर सकते हैं सारा पॉइंट्स। बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस की तरफ। वो है सबसे पहला ईएसआईसी, ये मैंने कई बार पहले भी बताया हुआ है। ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है जो कि यहाँ पर 1948 के तहत चल रही है, जिसमें एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस के मामले में पूरा एक कवर जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है स्टेटमेंट्स करेक्ट दी हुई है दोनों ही, तो ये आप दिमाग में रखिएगा, ईएसआईसी करके एक ये स्कीम है। लास्ट है भाई, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल, कानून अपीलीय प्राधिकरण 2013 कंपनीज एक्ट के तहत बनी है, जिसमें सारे के सारे नेशनल लॉ कंपनी से जुड़ी हुई अपील्स को ये सुनती है। कंपनी लॉ से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होंगी उसको सुनेगी, जिसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं और प्रेसिडेंट यहाँ पर साथ में होते हैं। इसमें जो है यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में है, यहाँ पे मुंबई दिया था वो गलत है, तो हेडक्वार्टर इसके दिल्ली में है। साथ में इसके अंदर एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऐसे पर्सन को जो साथ में लॉ, फाइनेंस और अकाउंटेंसी से जुड़ा हुआ। ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। क्वेश्चंस आप देख लीजिए, यहाँ तक पूरे पढ़ लीजिए इनको, ये सारे के सारे बेहद हमारे लिए जरूरी हैं, इन सबको रीड कर सकते हो आप लोग। ठीक है भाई, बाकी यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा।
मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।